सकते हो जहाँ से मैंने स्टडी की है, जहाँ पर मैंने जॉब की है। आप मेरे HIV संक्रमित इंजेक्शन लड़की को दे दिया गया। नहीं आता था, कोई भी रिप्लाई नहीं आता था। HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट है और डॉक्टर 2 महीने रही उस घर में। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कविराज पर। आजकल क्या हमेशा सुनते आए आप, दहेज में लड़की को मार दिया, जलाकर मार दिया। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग तरीके निकाल लेते हैं, लेकिन जो तरीका आज जिस महिला के साथ किया गया है वो बड़ा अनोखा है। शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना। क्योंकि जब दहेज के लोभी की जो हैवानियत है इतनी बढ़ जाती है तो वो आदमी को मार देते हैं। अब ये बात कोई बड़ी सी बात नहीं लगती, सीधी जब इतनी घटना आती है कि भाई उसको दहेज के लिए मार दिया। लेकिन जो आज किया गया है इस महिला के साथ, जो लड़की बैठी है, उसमें आदमी ना तो मरा है और ना ही जीवित बचा है। वो ना इधर का रहा ना इधर का रहा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों ने अभी 1-2 दिन पहले खबर चल रही है, आपने सुनी होगी कि जो परिवार वाले हैं दहेज के लिए एक HIV संक्रमित इंजेक्शन लड़की को दे दिया गया, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और बैठी भी है लड़की। स्थिति देख के आप बता सकते हो। और चाहिए क्या था? पैसा। और वास्तविकता यह है कि सभी लोग जानते हैं पैसा किसी के साथ जाता नहीं, पैसा किसी के साथ रहता नहीं। फिर न जाने क्यों लोग बाग ऐसे करते हैं। मेरे साथ उसके पिता है, क्या उन पर बीती है, किस प्रकार से उनको कैमरे पर आना पड़ा। इस मामले, ऐसे मामले कैमरे पे नहीं आता आदमी, जज नहीं आता, बेइज्जती होती है, शर्म होती है। लेकिन जब बात इतनी बढ़ जाए और सर से ऊपर पानी गुजर जाए, अगला बेशर्म हो जाए, फिर तो मजबूरी बन जाती है। कुछ लोग इसको गलत भी बोलते हैं कि भाई आगे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें। तो इसी संदर्भ में क्या क्या उनके परिवार के साथ बीती, क्या क्या उनके साथ हुआ। लड़की हमारे साथ है, लड़की की माता है, लड़के के पिता है, और जो दर बदर भटक रहे थे लड़की को सही करने के लिए, उनको वो अंत में पता लगा कि उनकी लड़की को HIV संक्रमित इंजेक्शन दे दिया गया। तो क्या बीती होगी इस परिवार पर। तो मैं उनके पिता जो मेरे साथ हैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार सैनी। सुशील कुमार सैनी जी। अभी बीते दिन आपने खबर जो चल रही थी इस प्रकार के हुआ, क्या घटना का प्रारंभ हुआ कहाँ से, ये बताइए। और आपको कैसे पता लगा कि यही चीज़ है? देखिए, हम बच्चे की 15 फरवरी 2023 में शादी करी थी। 15 फरवरी 2023 में शादी थी गंगो कौशल्या गार्डन में। शादी बड़ी हिंदू रीति रिवाज के। क्या तारीख बताई आपने? 15 फरवरी 2023। 15 फरवरी 2023। ये समझो कि 2 साल हो गए। 15 फरवरी में, हाँ। बड़ी धूमधाम से शादी करी थी, बच्ची की बहुत खुशी शादी करी। और शादी में करीब अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज दिया बच्ची को, और गाड़ी भी दी थी, वेन्यू गाड़ी भी दी, 15 लाख रुपए नकद भी दिए, और सब सामान भी कोई बचा होगा बच्ची पे जो है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक सामान सब बहुत बढ़िया उसके दिए। कोई इसका मतलब जो भी सामान दिया बरतने का ही दिया, कोई गिरा सामान नहीं दिया वैसे कभी भी। हर पिता अपनी लड़की को अच्छे से अच्छा सामान देता है। बिल्कुल, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। धूमधाम से मतलब शादी बच्ची की कर हंसी खुशी में बच्ची को विदा करी थी। विदा करने के बाद बच्ची ससुराल गई, वहाँ पे ठीक रही। उन्होंने भी कहा कि बच्ची बहुत बढ़िया खाना बनावे है, सोनल बहुत बढ़िया काम करे। बच्ची ससुराल चली गई थी। कुछ दिन बाद उन्होंने इसके साथ अपना जो है लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। क्यों? मार पिटाई शुरू कर। क्यों, किस कारण? आप इनमें झगड़े हुए। झगड़े का कोई तो कारण होगा, बिना वजह को तो कुछ होता नहीं है। आपस में मतलब जो इलेक्ट्रिक सामान दिया था वो जो देने में, वो जी कोई कूलर ना, वो क्या नाम आपका AC, गर्मियों में जब इनमें लड़ाई हुई शुरू में, अब जी AC चल गया, और वो मतलब बिजली का बिल ज़्यादा होगा, मतलब जो है बिजली के बिल पे उस पर भी लड़ाई हुई AC पे बच्ची के साथ। कूलर नहीं अब वो चलाना, फ्रिज नहीं चलाना, सब चीज़ें। और जब पहले से नहीं है, कोई सामान बाहर नहीं निकालना है वरना बिल आएगा घर में। तो इस तरह की उनकी मेंटलिटी थी। धीरे धीरे करके फिर वो पैसों की डिमांड करने लग गए मुझसे, मेरे जो हस्बैंड हैं, कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, मुझे अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है।
और हमने पहले ही शादी में वेन्यू गाड़ी दी हुई है और उस टाइम हमने मतलब फर्नीचर भी सारा A1 क्वालिटी का फर्नीचर था और सारा उनकी पसंद का था। एक एक चीज़ उन्होंने मुझसे मांगी कि ऐसा डाइनिंग टेबल होना चाहिए, ऐसा बेड होना चाहिए ये गाड़ी, जबकि हमारा कहना ये था कि भाई हम मतलब इतने तक की गाड़ी आपको दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारा बजट नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बार बार बोला कि पापा को बोल कि 1-1.5 लाख रुपए और बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे। तब भी फिर मैंने पापा को बहुत बार रिक्वेस्ट भी की कि चलो पापा कोई बात नहीं, हमारे ही काम आएगी। कि हमने फिर भी वेन्यू गाड़ी दी उन्हें, पैसे में हमने पूरा कैश दिया था उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी पसंद से ही निकलवाऊंगा गाड़ी, तो वो खुद ही निकलवा के लेके आए थे गाड़ी। वेन्यू गाड़ी लेके निकलो? वेन्यू गाड़ी अपने नाम से निकलवाई थी उन्होंने। उसके बाद भी बहुत मेरे साथ मतलब बहुत गंदा व्यवहार करने लग गए थे वो। मेरे जेठ हैं जो विनायक, और मेरी जो ननंद है प्रीति सैनी, रुड़की में रहती हैं, और मेरी सास है जयंती देवी, और मेरे हस्बैंड अभिषेक, इनका व्यवहार मेरे साथ बहुत ज़्यादा गंदा था। थोड़ा आगे हो जाओ, आगे ना बढ़ो। मारपीट भी करते थे, गाली गलौज देते थे। और जो मेरे जेठ थे उनकी तो धमकी हमेशा ये रहती थी कि मैं अपनी 10 बीघे ज़मीन बेचकर और इसे मतलब इसका फ़ैसला करवाऊंगा, हमें इसे रखना नहीं है बिल्कुल भी, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तो हम इसे रखेंगे नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद फिर जब बहुत ज़्यादा मतलब मैं परेशान हो गई तो वो मुझे मेरे घर छोड़ गए। तो मैं 8-9 महीना रही यहाँ पे। उस बीच में उस दौरान बहुत सारी आपकी शादी को हुए और लगभग 8-9 महीने आपने अपने घर में बिताए? 8 महीने मैं अपने घर में रही। तो उस मतलब ये जो 7-8 महीने का पीरियड था, इस बीच में भी काफ़ी पंचायतें हुई, काफ़ी हम नहीं चाहते थे कि घर टूटे। मैं ही नहीं चाहती थी कि पंचायत तो आप? हाँ, बच्ची को ले गया पंचायतों में भी बुलाई बच्ची को। नहीं, वहीं पंचायत उनके वहाँ पे हुई? हमारे घर पे भी हुई थी, वहाँ रुड़की में भी हुई। रुड़की में भी हुई? वो जब भी मतलब पंचायत होती थी वो कभी भी अपने गांव में नहीं आने देते थे। अच्छा। मना करते थे कि, और धमकी उनकी ये होती थी, उनकी बहन की, प्रीति की धमकी, जो प्रीति मेरी ननंद है उनकी धमकी ये होती थी कि अगर आप लोग गांव में आओगे तो हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे। ऐसा क्यों? गांव में क्यों नहीं आए? जब भाई घर है तुम्हारा तो हम बैठ के बात नहीं करेंगे? हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इंसल्ट होगी और हमारे गांव में हमारी इंसल्ट होगी और हमारे गांव में पता लग जाएगा कि हम किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बारे में उन्होंने अपने गांव में ये बोला हुआ है कि वो लड़की पागल है, मेंटल है, और वो पहले से बीमार है। लेकिन क्या कि जिसने जन्म किया हुआ है वो पागल है? 8 साल जॉब की है भैया, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, जहाँ से मैंने स्टडी की है, जहाँ पर मैंने जॉब की है, आप मेरा कहीं भी जाके रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि मैंने अमृतसर मेंटल हॉस्पिटल में भी मतलब अपनी ट्रेनिंग की हुई है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो आप मेरे को कैसे पागल साबित कर सकते? जन्म कहाँ से किया था आपने? मदर टेरेसा पैरामेडिकल कॉलेज है सहारनपुर में। एक लड़की जन्म करती है मदर टेरेसा सहारनपुर से, वो लड़की एक पागल है, ये कहना आपके ससुराल वालों का? ससुराल वाले उन्होंने यही बोला हुआ है कि वो लड़की पागल है, वो मेंटली डिस्टर्ब है और वो पहले से बीमार है। पहले से बीमार है, शादी से पहले से बीमार है। और एक बात कहना है मेरे हस्बैंड का कि ये मेरे गले जबरदस्ती डाली गई है। शादी कौन जबरदस्ती करा? आप मना नहीं कर सकते थे? यही बात है कि शादी मतलब ये 15 फरवरी से पहले 8-10 महीने बातचीत रही, 8-10 महीने मतलब बातचीत चली हमारी और उनकी, उसके बाद शादी हुई। नहीं, जब सामान आप ला रहे हो, गाड़ी अपने नाम से नहीं, फिर जबरदस्ती काहे कर दी? जबरदस्ती कैसे? यही उनका हर बार यही कहना होता है कि ये जो शादी हुई है मेरी मर्जी से नहीं हुई और जबरदस्ती मेरे गले डाली है आप लोगों ने अपनी बेटी। अच्छा, ये जो आपको फिर पता लगा कि आपको ये HIV संक्रमित इंजेक्शन दे दिया गया, आपको कब ज्ञात हुआ और आपकी तबीयत कब खराब होनी प्रारंभ हुई? जब मैं 8-9 महीने यहाँ पे रही तो उसके बाद जो पंचायतें वगैरह हुई, फिर उन्होंने क्या किया, इस बीच में उनकी बहन ने एक तलाकनामा भी भेजा था। 5-6 पेपर का तलाकनामा था, उसमें अपनी शर्तें लिखी हुई थी कि ऐसे रहना होगा, ऐसे रहना होगा, हम नौकरी नहीं करने देंगे, घर का काम करना होगा, जो हमारे घर में गाय भैंसे हैं उन सब का भी काम करना होगा, ये जो तुम्हारा पति है अभिषेक वो तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा गंदा व्यवहार करेगा, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो जो पूरा तलाकनामा था वो मैंने उस पर मना कर दिया था कि मैं इस पे साइन नहीं करूँगी। उसके बाद फिर पंचायत हुई, उन्होंने फिर पंचायत का तो उनका यही था कि वो इधर उधर बुलाते थे, कभी अपने घर पे जाने नहीं देते थे किसी को भी, कि कभी पता ना लग जाए किसी को कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या नहीं कर रहे। और गांव में बोल के रखते थे कि हमने तो फैसला कर लिया है और लड़की वालों ने हमारे से 30-35 लाख रुपए ले लिए हैं।
ये बोल रखा है उन्होंने अभी भी अपने गांव में कि वो लड़की पागल है, और वो अपनी लड़की को ले गए और हमारा फैसला हो गया है, हमने 30-35 लाख रुपए दे दिए। ये बोल रखा है उन्होंने। अच्छा, आपको पहली बार कैसा लगा कि आपकी लड़की बीमार है और आपको कहेंगी? बताऊंगा। ऐसा था, जब बच्ची वहीं थी उनके यहाँ से, जब ये पंचायत में होके गई तो उसने 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करवाई, अपनी शर्तें मनवाई। मैंने बाप होने के नाते अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उस पर साइन कर दिए। जो भी पंचायती थे सबने साइन किए। के बाद भी एक और नोटिस उन्होंने बनवाया, सबने कि साइन। आप इस पे साइन करो, और ये जब साइन हो जाएंगे तो तभी मैं इसको लेके जाऊंगा घर पे। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखी थी, शर्तें लिखी थी। 15-16 पॉइंट थे कि ये हमारी शर्तें हैं। और तो मैंने उन शर्तों को सारियों को मंजूर करते हुए अपनी बेटी से कहा, बेटे अपना घर तो वहीं है, तेरा ससुराल तेरा घर, अपना घर बसा। समझा बुझा के या भेजी थी बच्ची। अब मैं नहीं, मतलब तेरे माँ बाप नहीं है बेटे, मार तो साथ इतना ही था तेरा। और उसके वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने मेरे साथ बहुत वही वाला पहले वाला ही गंदा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं जैसे खाना भी बनाती थी तो वो क्लियर मना कर देते कि मैं तेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मेरी मम्मी ही खाना देंगी। अगर मैं जैसे काम कर रही होती थी तो गालियाँ देना, चीज़ों में लाते मारना, फेंकना, इस तरह का व्यवहार था उनका। और मैंने कितनी बार, जब मैं उनकी बहन को बताती थी, अपनी ननद को, कि मतलब मुझे देख के इस तरह का गंदा व्यवहार कर रहे हैं ये, तो वो बोलती थी कि तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ही रहने की आदत डालनी पड़ेगी। तो इस तरह का व्यवहार था काफ़ी दिन तक। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई वहाँ पे। वहीं पे खराब हुई। मैं बिल्कुल एकदम हेल्दी गई थी अपने घर से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। तो धीरे धीरे मेरी लेफ़्ट लेग में दर्द शुरू हुआ था, तो धीरे धीरे करके ज़्यादा बढ़ गया, फिर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई। वो सिर्फ मुझे 1-2 डॉक्टर के यहाँ लेके गए, रुड़की में ही है? रुड़की में। जो वो डॉक्टर मेडिसिन लिखते थे वो वहाँ से नहीं लेते थे। अच्छा, उनका मतलब जो वहाँ की फार्मेसी होती थी वहाँ से नहीं लेते थे। वो जो मेरी ननद थी वो मेरी ननद और वो जेठ, वो लोग बोलते थे कि हमारा खुद का मेडिकल है तो हम यहाँ से क्यों दवाइयाँ लेंगे, तो कि हम खुद ला के देंगे। तो वो खुद ला के दवाइयाँ लेके आती थी, इंजेक्शंस लेके आती थी, और वो जो मेडिसिन होती थी वो विदाउट रैपर आती। जो मेडिसिन लिखी आपके लिए डॉक्टर ने, पर्चे पे लिखी होगी, आपने उसको पढ़ा नहीं? मैंने पढ़ा, लेकिन वो लेके चली जाती थी वो पर्चा। अच्छा। कि मैं खुद ये दवाइयाँ मेडिकल से लेके आऊँगी। और फिर उसके बाद वो दवाइयाँ आधी जो विदाउट रैपर होती थी, आधी पे रैपर होते थे, आधी पे नहीं आपने इसका होते। विरोध नहीं किया है? मैंने कितनी बार उन्हें बोला कि ये दवाइयाँ मुझे शूट नहीं आ आप रही तो हैं। खुद एक नर्स रह चुकी है ना, आपको तो बड़ी भली बात की प्रकार से ज्ञान है। बोला उन्हें कितनी बार कि भाई मैं ये दवाइयाँ नहीं लूँगी, मुझे शूट नहीं आ रही हैं, मुझे इन्हें खाने के बाद बहुत अजीब सा होने लगता है, मुझे मतलब होश नहीं रहता, जैसे इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, इस टाइप से होता है। लेकिन वो उन लोगों का कहना था कि डॉक्टर ने यही दवाइयाँ बोली हैं, यहीं चलेंगी आप तुम्हारी। 15-8 कभी कभी 1-2 बार उन्होंने किसी और डॉक्टर को बुला के, पता नहीं कौन होंगे, गांव के थे उनके कि कौन, उनसे इंजेक्शन लगवाए कि ये पेन किलर है। और जबकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उन इंजेक्शन से, पेन ऐसे के ऐसे ही रहता था। और ख़ुद भी देती थी, जो मेरी ननद है वो, जेठ और हस्बैंड खुद भी इंजेक्शन देते थे कि पेन किलर है। कोई भी, धीरे धीरे फिर मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि मेरे को भूख लगना बंद हो गई, मुझे वेट लॉस होने लग गया बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी वीकनेस आ गई कि मुझसे खुद भी ऐसा नहीं था कि मैं उठकर बैठ जाऊं। लेकिन उनका क्या होता था, मैं रूम में भी अकेली सोती थी, रात को वो ये भी नहीं आते थे देखने की मतलब उसकी तबीयत ख़राब है, तो हम एक बार देख ही आए जाके उसे। पानी दे दो। कितनी बार तो मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज भी किए कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आप किसी को भेज दो रूम में, लेकिन वो सीन कर लेते थे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं होता था। मैसेज, मतलब आप एक घर में रहते हो, मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे? मैसेज किए उनको, बल्कि मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मेरे पास पूरी उनके स्क्रीनशॉट है जो मैंने मैसेज किए हुए हैं उनको। वो सीन कर लेते थे, बट कोई रिप्लाई नहीं आता था, कोई भी रिप्लाई नहीं आता था। जब लड़की शादी कर ससुराल जाती है तो उसकी प्राथमिकता उसका पति ही उसका ध्यान रखता है, वो उसी पे बेस पे जाती है, देखो सीधी सी बात है। लेकिन अब परिवार बैठा है सामने, रो रहे, क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन आदमी की हैवानियत इतनी बढ़ जाती है कि वो भूल जाता है कि वो भी एक इंसान है। आप रोइए नहीं, देखो रोने से तो कुछ लाभ नहीं होगा, उनको अब
जो उन्होंने करना था वो हो गया। हाँ तो कर लिया, मैं तो अपनी करने में कसर नहीं छोड़ दी उन्होंने कोई भी, रोने से कोई लाभ नहीं, उन्होंने आप शांत अपनी हो करने में कसर नहीं छोड़ दी। मैं आपसे बताऊं बात, इतनी ज़्यादा खराब थी, मेरे भाई मतलब पूरी रात मेरे पास लेटे रहे, वो सोए भी नहीं बेटा भेजा था पूरी ना, रात। उस दिन भी उन्होंने आके एक बार भी ये नहीं देखा कि उसका भाई उसके पास लेटा हुआ है। उनका फर्ज बनता था कि वो आगे देखे कि क्या उसकी हालत क्या हो रही है, क्या हो रहा है, और वो आराम से एक साइड सोए जा रहे हैं। और मेरा जो भाई था वो पूरी रात मेरे पास बैठा रहा। सुबह ही उसने पापा को वो फ़ोन भी नहीं कर पाया, मैसेज किया उसने, उसका भी स्क्रीनशॉट है हमारे पास, पूरा एक लंबा चौड़ा मैसेज किया कि पापा आप गाड़ी लेके आ जाओ, जबकि उनके घर में 2 गाड़ी हैं, दोनों भाई घर से निकल गए थे 2 गाड़ी है उनके और घर मेरा में। बेटे ने किराए पे गाड़ी मंगवाई रुड़की से। और जब मेरी बेटी को लेकर, अपनी बहन को लेकर रुड़की आया, और जब मेरे पे मैंने मैसेज पढ़ा ना अपने बेटे का, तो वो वहाँ पे बोल कर नहीं कह सका, उसने लिखित में मैसेज भेज रखा मेरे पे। इतनी ऐसा मतलब जब शादी हुई है इतनी दुश्मनी क्यों आ गई एकदम, कि ऐसा क्या मतलब वो हो गया, मतलब आदमी। उनके क्या चल रहा था इस चीज़ को तो मैं जाने ना। तो फिर उसके बाद आप लड़की को घर ले आए। मैं बता रहा हूँ आपसे, टाइम भी वो 1 मिनट में बताऊंगा। अभी उस दिन मेरा बेटा गया तो उसने मैसेज किया, पापा सोनल की तबीयत इतनी ख़राब है, ये बचने की नहीं है यहाँ पे, आप तुरंत गाड़ी लेकर आओ। मैंने सारे काम छोड़ दे, मैं यहाँ से गाड़ी करके रुड़की पहुँचता हूँ, जहाँ पे वो घर से लेकर आ लिया इतने में। तो वहाँ लेकर आने के बाद मैं देखा बेटी पड़ी, सब कुछ पता नहीं, कुछ होश नहीं थी इसे कुछ भी। उसके बाद मैंने फिर जो है इतनी देर में मैं भी आ गई, दोनों भाई उसकी बहन आ गई अच्छा, वहाँ पे जहाँ पे बेटी ले गए थे। ऐसा क्या बहन मतलब उनके वहीं साथ में ही रहती थी, शादीशुदा थी या बिन? नहीं शादीशुदा है, लेकिन उनका क्या होता है वो ससुराल में कम और वहाँ पे ज़्यादा उनका इंटरफेयर रहता है कि अगर वो कुछ भी कह देंगी तो वही होगा। यहाँ तक कि तो ये होता 1 मिनट बेटे, फिर जिसके बाद जैसे ही मैं अपनी बेटी को ले आया हम वहाँ से, तो वहाँ से लाने के बाद मैं बेटी को घर नहीं लाया, मैं सीधा डॉक्टर के ले गया करनाल विकास मित्तल के यहाँ से। वहाँ से मैंने डॉक्टर साहब ने देखी, बेटी को दवाई दी, तो मेरी बेटी को रात को, जैसे हम रात को आए हम 8-9 बजे यहाँ पे, वहाँ से रुड़की से सीधे करनाल गए। तो वहाँ से आने के बाद बेटी को कोई आराम नहीं लगा। फिर मैंने ये सुमित्रा हॉस्पिटल गंगो दिखाई, यहाँ पे भी ये करीब जब तक आपको ज्ञात नहीं था कि ये ऐसा कुछ भी। एडमिट रही यहाँ पे भी, और वहाँ पे भी से उल्टी जो भी खा रही थी, पानी पूनी सब कतई। उस समय तक वेट घट चुका था। बहुत उस तब तो बहुत डैमेज हो रही थी कतई, बच्ची बहुत डैमेज हो गई थी। 28 किलो वजन, 28 किलो किलो वेट से 28 किलो 28 किलो वेट आने का मतलब है आदमी की मृत्यु हो जाना, पता है तुम्हें? मैंने 30 किलो वेट रह गया था, 30 किलो। तो आपने इस बात को अपने घर वालों से क्यों नहीं कहा तब उस समय? अपनी ये न्यू नहीं कह सकी ना, वो जो साइन करके दे रखे थे ना मैंने, ऐसा तो इसके पास रहता था कोई ना कोई इसके पास रहता था, अकेली को नहीं छोड़ने वो देते लोग बात भी नहीं करने देते थे मुझे किसी से। कितनी बार उनकी खुद मोहल्ले की औरतें जो आती थी उन्होंने कितनी बार मुझसे ये पूछा कि बेटे तेरे साथ सही रहता है अब या नहीं, तो कितनी बार वो मुझे बात ही नहीं करने देते थे किसी से भी। अगर कोई भी आगे मेरे पास बैठ गया तो वो पहले बैठ जाती थी, मेरी जो जेठानी है वो बैठ जाती थी या मेरी सास बैठ जाती थी आके, कि ताकि ये किसी को कुछ बता ना सके। अपनी आप इतना बतावा ना किसी को भी सुन ना सके, तो इतना शिकंजा था बच्ची पे। और जब आप सुमित्रा हॉस्पिटल में गए? सुमित्रा हॉस्पिटल ले गए थे, उसके बाद यहाँ भी मेरी बेटी को कोई वो नहीं मिला, मतलब आराम नहीं मिला कतई भी। फिर मैंने यहाँ से बेटी को ये वहाँ उठा ली, सहारनपुर तारावती के सामने विजय शर्मा है, तो उनके यहाँ दिखाई। तो उन्होंने मेरी बेटी को देख के वो मतलब जो है इसके करके वो ये कहने के यहाँ नहीं चलने का, इसका इलाज इसे या तो इंद्रेश हॉस्पिटल ले जाओ या चंडीगढ़ ले जाओ। इसके टेस्ट के मतलब जो लड़की है इनके टेस्ट के प्रमाण ये फाइल ले रहे हैं। ये जो व्यक्ति है इनके पिता है, ये देखो ये जो इतनी मोटी फाइल दिख रही है ये टेस्ट की। और कितने महीने के अंतराल में ये फाइल बनी है इतनी मोटी? 2 महीने लग गए थे। 2 महीने के टेस्ट है इसके, ये बच्ची देखो की रिपोर्ट, इस बच्ची की रिपोर्ट का देखो आप, ये आप देखिए रिपोर्ट आपके सामने है। मतलब 2 महीने के में इतने आदमी अगर इतने पर्चे बन चुके हैं तो सोचिए उसके अंदर बीमारी कितनी होगी। क्यों कोई टेस्ट ऐसे नहीं लिखे जाते, ठीक है, और ना ही कोई टेस्ट ऐसे कराता है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर जैसे ये बच्चे को वहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट करा दिया, तो इमरजेंसी में एडमिट कराने के बाद मैं भी साथ थे। वो लड़की वाले, हाँ मतलब लड़के हाँ, वाले। उसके भाई था, जेठ था उसका, और 2 उनके भणोइया था, मम्मा उसके बुआ जी का लड़का था। हाँ, मतलब करीब करीब परिवार में था, मुख्य सदस्य थे सब। तो बच्ची को वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया मेरे साथ, यानी कि
एम्बुलेंस का किराए के लिए भी बाप को कहा, उन्होंने खुद कहा? उन्होंने एम्बुलेंस के किराए के लिए भी बाप को कहा कि इस गाड़ी वाले को भेज दिया तो मेरे पास आके से पैसे दो। मेरे पास उन्होंने कितने पैसे ले जा सके आदमी पे? 10-5। वो संबंध तोड़ चुके थे पहले। चुके थे उन्होंने, करी गाड़ी उन्होंने, अगर पैसे हमने दिए, हमारे पास आ गाड़ी वाला कि पैसे दो भाई किराए के, उसके बाद बच्ची वो होगी वहाँ पे, एडमिट कर दे, उसमें ले ली थी इनको आईसीयू में। हाँ आईसीयू में ले ली थी ये। फिर उसके बाद वहाँ पे मैं रात को ही चले जाते हैं। अच्छा, वो चले गए? उनमें से नहीं कोई रहने का मतलब किसी का भी। बता के गए आपको, अपना आप चले गए? नहीं चले गए, मैं बस एडमिट करा के बच्ची को अच्छा, चले गए। मैं तो। किस मुंह से कहा कि हम जा रहे हैं? ये तो उन्होंने पता कहा उन्होंने जा रहे हम? हाँ तो सब चले गए, कहने आप रहो, मेरे से कहने के यहाँ तो कोई भी ना रुको। तुमने कहा नहीं कि एक बार रुक जाओ? तुमने नहीं कहा? तुम्हारे तो पति थे। तो अनकॉन्शियस थी, मेरे को तो पता ही नहीं था कुछ भी। लेकिन जैसे मतलब मुझे बाद में पता लगा, वो 2-4 दिन आए स्टार्टिंग में, और वो क्या करते थे, आते थे शाम के टाइम, जैसे आईसीयू का मिलने का टाइम होता था 5 से 6 बजे के बीच उसी में, टाइम आए, तो तीसरे दिन उस बीच आते थे और खाना लेके आते थे। खाना खाया, पिकनिक जैसे वहाँ पे मनाया बैठ के, और खाना खाया और चले गए। ये होता था उनका। ये जो कहानी है, मतलब आप ये जो लड़की बता रही है, इतनी आसानी से नहीं बताया जाता। बहुत कुछ बीता है, रो भी रही है, सामने देख सकते हैं आप। और यहाँ से झूठे नहीं हो सकते, जिसके साथ बीतती है वही बता सकता है। हम सब तो देख सकते हैं, बस सुन सकते हैं और शौक जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ बीती वो जानता है। मैं बता रहा, मैं सब अपनी बच्ची के साथ कितना टाइम काटा हमें पता। हमारे घर में भी यहाँ से क्या हालत हो गई थी, मेरे पूरे घर में खाना नहीं बना। मतलब सबका ध्यान वहीं, रात दिन वहीं रह रहा था, क्या आज क्या बीत रही, आज क्या बीत रही, आज क्या बीत रही। मेरी बच्ची को लगभग मैं बताऊं आईसीयू में 11वें दिन निकली थी। 11 दिन बाद आई? 11 दिन बाद आईसीयू से निकली थी फर्स्ट टाइम में। जब तक इसे ये नहीं पता था कहाँ पर कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं। जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया तो मुझे थोड़ी होश आई, तो मैंने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं कहाँ हूँ, मैं गंगो तो नहीं हूँ कि इतना बड़ा हॉस्पिटल गंगो में तो नहीं है। तो फिर मम्मी ने बोला कि हम देहरादून में एडमिट है। अच्छा, आप देहरादून ले गए थे? इंद्रेश हॉस्पिटल, इंद्रेश में? हाँ देहरादून इंद्रेश हॉस्पिटल ले गए थे। और वहाँ ट्रांसफर, मतलब उधर से वो ट्रांसफर कर दिया होगा? नहीं सहारनपुर से रेफर वो तो सहारनपुर से रेफर कर दिया था ना कि इसको वहाँ ले जाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वहाँ पे जैसे ही फिर बच्ची का इलाज चला, तो कि शायद 6, 7, 8, 10 दिन बाद के करीब ये रिपोर्ट टेस्ट होने लगे इसके। धीरे धीरे उन्होंने अपने उस पर चले, तो अंदर ही इसका सैंपल का टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद वो उन्होंने, मेरा बेटा रहता मेरे पास, मैं उस दिन घर आ गया था, तो बेटे ने बुलाया पापा यहाँ आओ। चलो मैं पहुँच गया। तो उसने मेरे से बताया पापा बच्ची हमारे सोनल को तो HIV पॉजिटिव है। HIV पॉजिटिव है? दिखाना वो रिपोर्ट, दिखाना। हाँ। रिपोर्ट दिखाओ। वो इंद्रेश की है रिपोर्ट, है ना? इंद्रेश की सब टेस्ट इंद्रेश के हैं। वो तो अपनी रुकी से ले गया पहले ही बनवा कर। अजी छोटा पर वो तो कोई नहीं। ये देखो, ये जो हमारे साथ महिला है, ये लड़की का ही है, इनकी लड़की है ये। लेकिन ये जो है ना HIV पॉजिटिव की ये रिपोर्ट है। दूसरे पेज पे है ये, इसके ये होती है देखो। ये कोई कहता है ना कि अफवाह फैलाई है या वो नहीं, देखो HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट है, और डॉक्टर की लिखी हुई है। HIV कोई ऐसा रोग नहीं है कि आपको कह दिया और ऐसे ही किसी ने बोल दिया। अच्छा, फिर जैसे ही उन्होंने मेरे से बताया, तो डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा इसके हस्बैंड को बुलाओ। बिल्कुल कहेगा। और मैंने फिर फ़ोन लगाया उसके जेठ पे, इसके विनायक। उनका हुआ टेस्ट? 1 मिनट, इसके भाई पे लगाया मैंने फ़ोन। तो मैंने कहा मका भाई विनायक अपने भाई को भेज दे यहाँ से। जी क्या बात, मका उससे बात करनी को डॉक्टर साहब ने। तो वो लड़का रुड़की से अपना टेस्ट करा के लाता है पहले ही एडवांस में। कैसे, मतलब ये कैसे पता? मतलब कैसे पता? बताया भी नहीं, मतलब मेरी मम्मी पापा ने, किसी ने उनको ये नहीं बताया कि आपका ये टेस्ट होना है। मैंने ये खबर अपने घर तक नहीं बताई थी। ये बात बताई भी नहीं जा सकती, अपने घर तक नहीं बताई थी, बताई भी नहीं और मैंने फिर वो पहले एडवांस में HIV टेस्ट करा कर आता है रुड़की से। तो उसने आता ही मेरे से, मैं कहा भाई अभिषेक, मैं कहा बेटे तू अपना वो टेस्ट लेंगे, तेरा सैंपल लेंगे। तो उसने एकदम देते ही बोला ये है रिपोर्ट। मुझे पता था, मुझे पता था। अच्छा, मुझे पता था ये HIV निकल लगी। तो बताओ तुम्हें कैसे पता था? क्या HIV तो किसी को नहीं पता हो सकती? वो पता होगा ना। अच्छा। और उसने फिर अपना सैंपल दिया वहाँ से, उसकी फिर वहाँ नेगेटिव आती है रिपोर्ट।
वहीं इंद्रेश में उसने अपना सैंपल दिया, वो दिखाई अपनी आज की रिपोर्ट साथ, तो भाई आज ही करा के लाया मैं, तो उसकी नेगेटिव आई रिपोर्ट। उसके बाद मेरी बेटी का इलाज तो चलना ही था, तो जब कंडीशन ही ऐसी हो रही थी इसकी, मतलब बेटी को मैं जानूँ क्या, पहले शुरू में हम कितने दिन में आए थे, 1-1.5 महीने में आए होंगे सोनू। हाँ। उसके बाद फिर बच्चे की तबीयत यहाँ से फिर ख़राब होगी, 20 दिन फिर रहे हो। फिर ये इतनी होगी, रात को सारा गांव इकट्ठा हो गया मेरा, और कहने का आज नहीं बचती सोनल, आज नहीं बचती। मैंने फिर एम्बुलेंस बुलाई, फिर हट कर फिर मैं वहीं जाकर एडमिट कराई। उस बीच हाँ। में भी पापा ने फिर भी उन्हें फोन किया कि नहीं, सोनल की तबीयत खराब है, आप गाड़ी भेज दो। तो उन्होंने ये बोला कि गाड़ी मेरे नाम है और मैंने खरीदी है, मैं गाड़ी नहीं भेजूंगा। मैं गाड़ी नहीं भेजने का। नहीं, ये मेरी बात ही समझ, जो उनको आपको मतलब उन्होंने दिया कैसे, मतलब ऐसा लाए कहाँ से में? ये तो कोई डॉक्टर था उनके संग कि कैसे था? आप क्या जानते हैं इस विषय में? ये तो उनको पता होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जो मुझे मेडिसिन देते थे, वो मुझे इंजेक्शन देते थे। इंजेक्शन दिया आपको उन्होंने? हाँ, बहुत बार इंजेक्शन दिए, बल्कि 1-2 बार किसी डॉक्टर से भी दिलवाए। ये नहीं मैं जानती कौन डॉक्टर थे, गांव के थे कौन थे, और खुद भी दिए हैं। जबकि ऐसे बोलते थे वो कि पेन किलर है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे, पेन में ना तो कम होता था ना ज़्यादा, कुछ भी कंटिन्यू ऐसे ही रहता था। सारे अंग बैठ गए थे इस बच्ची के, सब अंग बैठ गए थे इतने दिन। ये बताऊं मैं आपको, 2.25 महीने तक इस बच्ची ने खाना तक नहीं खाया वहाँ पे, दवाइयों पे जिंदा रही। और मैंने तो भगवान से उम्मीद थी, मैं कहा चल इस बच्चे की जान बचे, लेकिन ऊपर वाले का एहसान है जो ये बच गई, नहीं तो नहीं इसके बचने का कोई चांस अब न्यायालय में आपने रिपोर्ट डाल दी है, हाँ। वहाँ पे क्या निकला है परिणाम इसका? अभी कुछ आया? अभी मैं आपसे और बताऊं बात, ये इससे पहले अब जैसे ये बीच में वो चल रही थी कहानी, तो कई महीने के बाद उसने ही लड़के ने मेरे पास नोटिस भिजवा दिया था। किस चीज़ का नोटिस? महिला आयोग से। महिला वही गया महिला आयोग भी। मेरे जो ससुर हैं वो मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। तो हमारे पास फिर फोन पे भी बात नहीं होती है, दिन से आने के बाद बेटी को आया, कभी फोन पे भी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं हुई। उसने फिर जो है मेरे पे जब नोटिस भिजवा, तो मैं पहले नोटिस पे नहीं गया, मैं दूसरे नोटिस पे गया, वहाँ से गाड़ी करके गया। अब यहाँ से गाड़ी करना 3000 रुपये खर्चा है, रुड़की गई होगी, रुड़की नोई थोड़ा ही पहुँचा जा। फिर वो इतना एडवांस चल रहा था, तो मुझे मजबूरी में फिर अब कोर्ट में घसीटना पड़ गया, मुझे कोर्ट भागना पड़ गया। मैं तब तक अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में था। एडवांस मतलब यानी कि प्री प्लान सब पहले से तैयार था? पूरी प्लान क्या करता है लड़का? क्या करता प्लान से है लड़का? प्राइवेट जॉब करे अपनी बुआ जी के लड़के की कंपनी में, अच्छा। वो फ्लोरिडा के नाम से हमें है कुछ। धमकियां देता है कि मेरी इतनी बड़ी बड़ी जान पहचान है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नैनीताल हाई कोर्ट बतावे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, कि ये जो मुकदमे हैं ये तो लिखे धरे सबके, खुद उसकी बहन का उसके भाई का कहना है कि ये मुकदमे धाराएं लिखी धरी मौसा जी। तो कानून से भी ये देखा आप, कानून से भी ये लोग डर नहीं रहे, मतलब नहीं कुछ भी, यदि डरता तो ऐसा थोड़ा ही करता। ना ये होता था उनकी मम्मी का, जो मेरी सास है, कि लड़की हमेशा पैर की जूती होती है और जूती बन के तुझे रहना पड़ेगा यहाँ। कौन कह रही है इस बात को? सास मेरी। एक महिला होकर दूसरी महिला के बात ये जूती बन के रहना पड़ेगा। और जो उनके भाई होते थे वो कहते थे कि ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे हमेशा एक पुरुष की चलती है, स्त्री को कोई बोलने का हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये जो बचौलिए थे क्या मतलब इस विषय पर क्या कह सकते हैं कि एक महिला होकर के दूसरी महिला को कह रही है कि वो उसके पैर की जूती है? कहाँ तक शोभनीय है? वो भी तो एक महिला है। पढ़ी लिखी लड़की को, सर्विस वाली को 1 महीना पहले शादी से सर्विस छुटवा दी थी। चलो वो तो उनकी मर्जी थी, चलो भाई हमने हम दबाव नहीं, जब हमने बेटी ब्याह दी थी वो तो उनकी मर्जी थी, लेकिन बेटी पे ऐसे वो करना, जुल्म करना, ये थोड़ा बड़ा जुल्म कर रहे बच्ची पे। वो भी लेने आए जब वो इस बीच में झगड़े में, अच्छा। तो यहाँ पे तबीयत खराब होने से पहले या बाद में? नहीं, तबीयत खराब होने से पहले इसके इस बीच में भी आए थे। अच्छा। तो यहाँ पे वो ये भी कह गए थे भरे बगड़ में, अब जो हम तो 10 बीघे ज़मीन बेच कर निपटा देंगे इस मामले को, हमें नहीं कोई जरूरत है कहीं भी। चलो भाई मैं कहूँ देखो, लेकिन हम तो बेटी वाले, हम तो चाहे बच्ची का घर, माँ बाप एक बार शादी करे, बार बार थोड़ा ही शादी हो रही, क्या पता किससे लेकर मैंने क्या करा, कितना वो करा, मैं किक्कर पाड़ रहा उस पैसे को। तो अपनी बच्ची को मैंने अपनी हैसियत से जितना भी ज़्यादा दिया, केली बच्ची थी, मैं कहा चलो भगवान इसका वो करे, घर बसावे, लेकिन उनकी सोच उनके साथ चली। और हमारी बच्ची की बिया थी घर जाऊँ ना, वहीं की लगी रही बच्ची, वहीं की लगी रही। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बस यही था कि भाई मुझे मेरा घर माँ बाप की मुझे ये था कि मेरे माँ बाप मेरे पापा की इज्जत खराब हो जाएगी बाप की, उसी घर चली जाऊँ मैं। 2 महीने रही उस घर में, बढ़िया नहीं समझो। अखल उंडी ने एक बार निकाह नुई कह करती माँ समरा का ही समरा का हो जाएगा कहीं या तो बीमार हो जाएगा। तो कोशिश की
उनसे जब मैं दोबारा गई, कितनी बार मैंने कोशिश की उनसे बात करने की, समझाने की कि अगर मेरी कोई गलती है, मैं उसे गलती को मानती हूँ, मैं सुधारूंगी, लेकिन उनका यही कहना था कि मैं तुझसे सारे बदले लूंगा, हाँ सारे बदले मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं वो खून के आंसू सोनल तुझे खून के आंसू लाऊंगा। इसे तो उसी कर दूंगा जो या सारी जिंदगी भर याद रखेगी, इतनी तक की कही उसने। अब जो भी है सत्य आपके सामने है, सत्य आ भी रहा है, और परिवार मतलब इतना दुख है कि वो मतलब बोल नहीं सकता। उनके आंसू को देख के आप पता लगा सकते हैं। पिता की स्थिति देखिए, जो इस मुद्दे पर बैठ के उसको सामने बात करनी पड़ रही है, तो कितना बेबस होगा वो पिता। ये फाइल है, जिस माँ बाप ने उसका बेटी का टट्टी पेशाब हमने करवाया, उसका बेटी का, मैं बताऊँ उनका फर्ज नहीं था, उनकी बहू नहीं थी। जब लड़की दूसरे घर चली जाती है तो वो उनकी हो जाती है, सारी कार्य उनका हो जाता है। वो तो देखने तक भी नहीं, मैं बताया 1-2 बार आए होंगे मुश्किल से एक दो बार कतई। जैसे वो मुझसे आईसीयू में मिलने आए स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे डॉक्टर ने, जैसे वहाँ पे डॉक्टर होते थे, तो उन्होंने पूछा कि सोनल को कभी पहले कुछ ऐसा हुआ, तो वो ये बोलते थे कि ये तो शुरू से ही ऐसी है, ये तो पागल है शुरू से ही। मैंने कितनी बार खुद भी सुना, जैसे वो आईसीयू में 1-2 बार मुझसे मिलने आए, डॉक्टर्स ने उनसे बात की, तो वो ऐसे बोलते थे उल्टा सीधा मेरे बारे में। तो बस इस विषय पे हम क्या कह सकते हैं। अब ये मामला न्यायालय में जा चुका है, और उम्मीद यही है कि जो सही होगा वो शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, और मान लिया उस न्यायालय से मेरी विनती है तक मुझे मेरी बेटी को इंसाफ मिले, और ये ऐसा भविष्य में कोई किसी की बेटी के साथ भी ना करे ऐसा, हमें इंसाफ चाहिए बस। पिता का एक यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। इतना होने के बाद भी पिता एक जिंदगी भर को मेरी बेटी बैठेगी घर, एक संयम बनाते हुए इस बात को बोल रहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ मिलना भी चाहिए। जो भी गलत है या सही है वो बाहर निकल के आना चाहिए। जो परिवार ने बताया हम उस बता रहे हैं, और जो सही है वो गलत है, जो भी है वो बाहर निकल के आना चाहिए, जिससे ये घटना दोबारा ना हो किसी के साथ, किसी की ज़िंदगी खराब ना हो। जैसे सामाजिक जो है समाज में भी ऐसी घटना ना हो। मैं कहूँ मैं सब दी बेटी वाले हैं, सबके दी बेटी है, लेकिन इतनी क्रूरता कोई किसी के साथ करे ना, क्योंकि ये क्रूरता की सारी हदें पार है। इसमें आदमी न मरा है न जिया है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आप चैनल को देखते रहिएगा, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।